हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे प्रेम। तो काइजू नंबर 8 के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इचिकावा ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो नंबर 6 वेपन को पहनेगा ताकि वो काफका को बचा सके। लेकिन उसे पहनने के बाद इचिकावा ने अपना कंट्रोल खो दिया था, जिस वजह से फुरुहाशी को बीच में आना पड़ा। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इचिकावा नॉर्मल हो जाता है और हम देखते हैं कि दूसरी ओर 4th डिवीजन का कैप्टन उसे ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा खराब है और अब वो और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता है, तो इसलिए हमें ही उस काइजू के कोर को एक्सपोज करना होगा ताकि ये उसे गोली मार सके। लेकिन फुरुहाशी की कॉम्बैट पावर तो सिर्फ 24% है, तो क्या वो ये काम कर पाएगा? और तभी हम देखते हैं कि फुरुहाशी अकेले ही उस काइजू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर 4th डिवीजन कैप्टन को ये एहसास हो जाता है कि ये किसी भी तरह से 24% कॉम्बैट पावर तो नहीं है, इसकी पावर जरूर इससे ज्यादा है। और इसीलिए वो फुरुहाशी की कॉम्बैट पावर को ट्रैक करने के लिए कहता है और सभी लोग देखते हैं कि उसकी कॉम्बैट पावर 41% तक पहुंच गई होती है। लेकिन तभी फुरुहाशी नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी कॉम्बैट पावर घट के 22% हो जाती है। लेकिन फिर से फुरुहाशी काइजू के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से उसकी कॉम्बैट पावर फिर से 42% पहुंच जाती है। और इस वजह से युगो को ये समझ में आ जाता है कि फुरुहाशी बिल्कुल उसी की तरह है और वो सोचता है कि अगर वो अच्छे से उसको इस पावर को इस्तेमाल करना सिखा दे तो वो काफी कुछ सीख सकता है। और इधर हम देखते हैं कि फुरुहाशी अपने मन में सोच रहा होता है कि वो बिल्कुल भी जीनियस नहीं है और ना ही वो हीरो बनने वाला है, और वो कहता है कि इस रास्ते पे आगे बढ़ के भी सिर्फ उसे दीवार ही मिलने वाली है। लेकिन इस बार वो रास्ता नहीं बदलेगा, इस बार वो उस दीवार को तोड़ के ही रहेगा। और तभी हम देखते हैं कि फुरुहाशी उस काइजू को गोलियां मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो काइजू फुरुहाशी को दूर फेंक देता है। लेकिन फुरुहाशी फिर भी उस काइजू के ऊपर किसी तरह पहुंच जाता है और फिर हम देखते हैं कि फुरुहाशी काइजू के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसका सूट ओवरहीट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पे काइजू का शरीर पहले से ही फ्रोजन था, वहीं पे फुरुहाशी गोलियां मारकर उसकी कोर को एक्सपोज कर देता है, जिस वजह से इचिकावा को उस काइजू के ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है और वो एक ही शॉट से उस काइजू के कोर को उड़ा देता है, जिसे देखकर उसका कैप्टन हैरान हो जाता है और उसके और किकोरू की माँ हिकारी के पुराने दिनों को याद करने लगता है, जहाँ पर हिकारी जुगो से मिलने आई होती है और उसे बताती है कि उसे नंबर 4 वेपन के लिए चुना गया है। और वो कहती है कि अगर वो टेस्ट में पास हो जाएगी तो उसे नंबर 4 वेपन यूज करने के लिए मिल सकता है। और इसीलिए वो वहाँ पे जुगो से ये पूछने आई होती है कि क्या वो सच में नंबर 4 वेपन के लायक है या नहीं। और इधर हम देखते हैं कि जुगो अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर सच में उसे फ्यूचर के बारे में पता होता और अगर उसने उसे मना कर दिया होता तो आज भी वो जिंदा होती। और तभी काइजू को मरा हुआ देखकर इचिकावा और फुरुहाशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी स्क्वाड काइजू को हराने की खुशी मनाने लगती है। और तभी फुरुहाशी और इचिकावा की दोस्ती को देखकर उसका कैप्टन इमोशनल हो जाता है और तभी वो इचिकावा से बोलता है कि तुम पास हो गए हो और इसीलिए तुम्हें अब इस कंट्री के फ्यूचर को डिफेंड करना है। और ये सुनकर इचिकावा और फुरुहाशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी उसकी वाइस कैप्टन उससे बोलती है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि ये सही रहेगा? क्या आप इचिकावा को ये बताना नहीं चाहते कि वो अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है? और तभी उसका कैप्टन बोलता है कि मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फुरुहाशी ने खुद ही उसे ये सिखा दिया है। और तभी हम देखते हैं कि मीना इचिकावा के बारे में जानने के लिए उसके कैप्टन को फोन करती है और तभी कैप्टन मीना को बताते हैं कि इचिकावा नंबर 6 वेपन को चलाने के लिए बिल्कुल सही बंदा है। और तभी मीना बोलती है कि अच्छा ये बात है, मैं उसे मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी, तभी मैंने सोचा कि मैं आपकी राय ले लूं, क्योंकि आप उन लोगों में से एक हो जो नंबर वेपन को यूज करने वाले लोगों को बहुत ही ध्यान से चुनते हो। ये बहुत ही ज्यादा अजीब टाइम है, क्योंकि एक ही साथ ऐसे बंदे मिले हैं जो नंबर 6 वेपन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बंदा तो बिल्कुल मेरी तरह है। इसीलिए मीना, मैं उन सबको वो सब चीज सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ और उन लोगों को वो वॉरियर्स बनाऊंगा जिन्हें देखकर तुम भी शौक हो जाओगी। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि काफका भी ये न्यूज सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि इसके बाद इचिकावा को काइजू नंबर 9 का सामना करना पड़ सकता है। और तभी पीछे से किकोरू उसे एक मुक्का मारती है और उससे कहती है कि हमें अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। और तभी किकोरू ये डिसाइड करती है कि वो भी इचिकावा की तरह ताकतवर बन के रहेगी। और तभी हम देखते हैं कि काफका रात को जॉगिंग कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इचिकावा शुरू से ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था और अब तो उसने अपने पावर से सबको यह एहसास दिलाना भी शुरू कर दिया है और आखिरकार मैंने अपने पावर से क्या अचीव किया और मैं तो किसी को बचा भी नहीं पाया हूँ और सभी लोगों को मेरी नहीं काइजू नंबर 8 की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो वहाँ पे आता है, जो कि सीधा काफका के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से काफका डरकर नीचे गिर जाता है। और तभी सोशिरो बोलता है कि ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि यही तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि तुम ही काइजू नंबर 8 हो, और जब मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से डरा दिया है तो तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हो चुकी है। और तभी काफका रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन सोशिरो उसे मारने लगता है और उससे कहता है कि चुप हो जाओ। और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने 3rd डिवीजन को बचाया था। और हाँ, ये सब मैं काइजू नंबर 8 को नहीं बल्कि काफका को कह रहा हूँ, जो बिना सोचे समझे हम लोग के सामने काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो गया था। और हाँ, मुझे तुम्हारे कंडीशन के बारे में पता चला कि अगर तुम बार बार काइजू में ट्रांसफॉर्म होते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पूरी तरह से काइजू
काइजू में बदल जाओगे। इसलिए मैं काइजू नंबर 9 को खुद हराऊंगा, तो तुम्हें काइजू नंबर 8 में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम्हें काइजू नंबर 8 बन के नहीं बल्कि काफका बन के आगे बढ़ना होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें जितना मर्जी टाइम लग जाए। और तभी हम देखते हैं कि काफका अपने मन में सोच रहा होता है कि सोशिरो भले ही बाहर से टफ दिखते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ही अच्छे हैं। और तभी हम देखते हैं कि काफका उससे कहता है कि ये सही नहीं है, बल्कि ये सच तो है कि मैं चाहता हूँ कि सब कोई मुझे एक्सेप्ट करे, लेकिन सच तो ये है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं हूँ कि मैं किसी को बचा सकूं, और ऊपर से मैं किसी भी अपने दोस्त को रोता हुआ नहीं देखना चाहता। तो इसीलिए मुझे काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होना ही होगा ताकि मैं लड़ सकूं। और तभी सोशिरो को ये समझ में आ जाता है कि अगर कोई भी कभी भी मुसीबत में हुआ तो काफका जरूर काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होगा। तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो काफका को स्ट्रॉन्ग बना के रहेगा, और इसीलिए वो काफका को लड़ाई सिखाने के लिए अपने साथ एक टेम्पल लेके जाता है, और वो उससे बताता है कि ये टेम्पल उनके लिए है जो काइजू के हमले से मरे हैं या फिर उससे लड़ते हुए मरे हैं। और तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि निंदेकी डाइकाजू क्या था, जिसपे काफका कहता है कि हाँ मैंने इसके बारे में स्कूल में पढ़ा था, और ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था जिसमें कि एडो और ईस्टर्न जापान 1657 में बहुत ही हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसपे जवाब देते हुए वाइस कैप्टन कहता है कि हाँ इसमें बहुत ही सारे लोग मारे गए थे, और जब हम भी मरेंगे तो हमें भी यहीं पे दफनाया जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, और फाइट करते करते सोशिरो को ये रियलाइज होता है कि काफका ने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की है, लेकिन तभी वो उससे कहता है कि इतने से काम नहीं बनेगा, तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और तभी हम देखते हैं कि सोशिरो डायरेक्टर इसाओ की तरह सेम मूव का इस्तेमाल करके काफका को नीचे फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं कि सोशिरो उससे बताता है कि ये एंटी काइजू कॉम्बैट टेक्निक है जिसे डायरेक्टर इसाओ ने ही सिर्फ पूरी तरह से सीखा था। जब तुम अपनी सूट की कॉम्बैट पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे और उस समय वेपन को इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए वेस्ट है, और इसीलिए मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि फाइट से पहले तुम इस मूव को सीख जाओ ताकि तुम बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी लड़ सको। और जब तक तुम जापान में हो तब तक काइजू के हमले तुम्हारी जिंदगी के पार्ट बने रहेंगे, और इसीलिए सिर्फ काइजू नंबर 9 ही नहीं है जिसे तुम्हें हराना है, बल्कि तुम्हें तो उसके आगे का भी सोचना चाहिए, और इसीलिए तुम्हें इस लड़ाई को जीतना होगा। और हाँ, तभी तो तुम कैप्टन मीना की साथ वाली मेरी सीट को छीन पाओगे, और ये सिर्फ तुम्हारी पावर ही होगी जो ये पॉसिबल कर पाएगी। और तभी हम देखते हैं कि काफका इसके लिए तैयार हो जाता है, और जिस वजह से सोशिरो उसे फिर से मारने लगता है, और वो उसे बताता है कि वो मीना को हासिल नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और तभी काफका ये डिसाइड करता है कि अब वो और भी ज्यादा ताकतवर बन के रहेगा। और तभी हम देखते हैं कि काफका जाने से पहले उस टेम्पल के आगे प्रार्थना करता है जहाँ पे उसे किसी की परछाई दिखाई देती है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। और तभी सोशिरो उसे पीछे से बुलाता है और वो छवि अचानक से गायब हो जाती है, और काफका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो परछाई गई कहाँ। और मेरे दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।